एप्लास्टिक एनीमिया वायवे में बहुत सुना जाता है और ALL के साथ मिक्स होता है। ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है उसके साथ ये मिक्स होता है काफी। और थोड़ा सा आज पढ़ते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो क्या हमारे जहन में चीजें हमारे जहन में आती हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले एक ऊपर छोटा सा सिनेरियो पढ़ते हैं जो आपके सामने। वो कह रहा है कि 7 साल का बच्चा है, a 7-year-old child presents with the fever of 1 week and cranial bleeding from nose. On examination, he is pale. There is no hepatosplenomegaly. On investigation, hemoglobin is 5.5, WBC 3000, platelets 35,000 and reticulocytes 0.5. अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहबान आपको यह पता होना चाहिए कि हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती क्यों है। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, खास तौर पे स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है। हिपैटोमेगैली तो चलो बात की बात है, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, कोई मुझे ये बताएगा? कोई अल्लाह का बंदा। देखें, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हेमोलिसिस हो रही हो, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हेमोलिसिस हो रही हो या हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हेमोलिसिस हो रही हो और हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही हो, तो ऐसे केसेस में आपको हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है। तो पहली लाइन जो इस पेशेंट की हमें समझ आई है वो ये कहता है कि देयर इज नो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, देयर इज नो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। और नो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली का क्या मतलब है? ये जो लाइन ये कह रहा है नो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली का मतलब क्या है कि भाईजान इस डिजीज में हिमोलिसिस नहीं हो रही, मैसिव हिमोलिसिस नहीं हो रही। मैसिव हिमोलिसिस का इस डिजीज में जनाब कोई चक्कर नहीं है, मैसिव हिमोलिसिस नहीं हो रही। तो इट मींस अगर मैसिव हिमोलिसिस नहीं हो रही तो कोई इमैच्योर चीज नहीं बन रही। मैसिव हिमोलिसिस कब होती है? कब होती है? स्प्लीन में या सेप्लीन में या लीवर में। जो स्प्लीन में मैसिव हिमोलिसिस तभी होती है ना जब आपके जो आरबीसी होते हैं वो या तो इमेच्योर होते हैं या उनका साइज बड़ा होता है या आरबीसी रिजिड हो गए होते हैं, उनकी वेसल, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती। इन शॉर्ट, इमेच्योर आरबीसी जब हो या एबनॉर्मल आरबीसी जब हो तो तब आपको जो है ना वो हिमोलिसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहली बात से हमें ये पता चल गया कि कोई हिमोलिसिस नहीं हो रही, इट मींस कि कोई एबनॉर्मल आरबीसी नहीं बन रहे। जैसे हेमोलिसिस सिकल सेल एनीमिया में आपने पढ़ा था कि वो जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप कैसी हो जाती है, सिकल की तरह की शेप हो जाती है, दातरी की तरह की। तो उसमें उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हिमोलिसिस होना शुरू हो जाती है आपके सेप्लिन में। तो इट मींस के इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई एबनॉर्मल चीज नहीं बन रही, ठीक है डॉक्टर साहब। एबनॉर्मल आरबीसी नहीं बन रहे, एबनॉर्मल चीज नहीं बन रही, जिसकी वजह से मैसिव हिमोलिसिस नहीं हो रही, और इट मींस कि इसकी वजह से हिपैटोस्प्लीनोमेगैली भी नहीं हो रही। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? अच्छा, फिर भाई हीमोग्लोबिन की भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, तो इट मींस के सारे सेल्स कम है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैनसाइटोपिनिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैनसाइटोपिनिया। मतलब सबके सब सेल्स जो है वो कम हुए हुए हैं, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया होता क्या है? इट इज एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया क्यों होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखें डॉक्टर साहब, आपको याद हो कि हम लोगों ने जब लाइनेज को डिस्कस किया था तो हमने लाइनेज में एक सेल पढ़ा था, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये कहां पर होता है? ये सेल कहां पर होता है? ये होता है बोन मैरो में, ठीक है। आपके सेल कहां पर बन रहे होते हैं? बोन मैरो में बन रहे होते हैं, ठीक है। अब हम एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं
जिसमें तमाम के तमाम सेल्स इफेक्ट हुए हुए हैं, जिसमें आरबीसी भी आपके कम हुए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपके डब्ल्यूबीसी भी कम हुए हुए हैं, जिसमें आपके प्लेटलेट काउंट भी कम हुआ हुआ है, जिसमें आपके जो है आपके प्लेटलेट्स भी कम हुए हुए हैं, डब्ल्यूबीसी भी कम हुए हुए हैं, सारे सेल्स इन शॉर्ट आपको कम मिल रहे हैं। तो पैनसाइटोपिनिया आपको हो गया। अब जब पैनसाइटोपिनिया हो गया तो इट मींस कि तमाम के तमाम सेल्स की जो बनने की कैपेसिटी है वो कम हुई हुई है, और हमारे ज़हन में फौरी तौर पे एक ही सेल जाएगा कि कोई ऐसी डिजीज है जो कि प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ये प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये डिक्रीज हो गया है, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, ये सेल्स जो हैं इनकी क्वांटिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो हमारी लाइनेज है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन क्या एबनॉर्मेलिटी आई है सेल्स में? नहीं। जो प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मौजूद है वो अपना सही काम कर रहे हैं। हुआ बस क्या है कि पहले अगर 100 थे तो 100 से बच के कितने हो गए, 20। लेकिन ये जो 20 है ये बिल्कुल सही है। इनसे जो बनने वाले सेल्स हैं, इनसे जो बनने वाले सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सिर्फ हुआ नॉर्मोसिटिक है, इनको हम क्या कहेंगे, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोसिटिक। और इनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन भी क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फंक्शन भी ये वाले सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली करें। हुआ सिर्फ इतना है कि अमाउंट डिक्रीज हो गई है, अमाउंट डिप्रेस हो गई है, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कम हो गए। ये क्यों हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? इनकी सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज की अगर हम बात करें तो इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज। और ये ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप हो गई हमें नहीं पता, इडियोपैथिक कॉज है, हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता चल सका कि आखिर ऑटो इम्यूनिटी इनके अगेंस्ट क्यों बन गई। और क्या कॉज हो सकती है, रेडिएशन डिसऑर्डर्स, रेडिएशन डिसऑर्डर्स, कीमोथेरेपी करवाने वाले लोग, रेडियोथेरेपी करवाने वाले लोग, या ऐसे वर्कर्स जो रेडिएशंस में काम कर रहे हैं, या कोई कैंसेरियस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने रेडियोथेरेपी करवाई है या कीमोथेरेपी करवाई है, और डिफरेंट ड्रग्स हैं। क्लोरमफेनिकोल इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि आपकी जो है ना वो प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की क्या करवाती है, हाइपोसेलुलैरिटी, इनको कम करती है, हाइपोसेलुलैरिटी करवाती है इसको, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो हम थोड़ा सा वापस जाके इसकी कुछ कॉजेज को डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है कि देयर आर डिफरेंट कॉजेज डॉक्टर साहबान। वो कहता है कि जनाब एक तो इडियोपैथिक इसका कॉज है, हमें नहीं पता क्या है, जो कि मोस्ट कॉमनली क्या कॉज करता है, ऑटो इम्यूनिटी कॉज करता है, ऑटो इम्यूनिटी कॉज करता है, ऑटो इम्यूनिटी कॉज करता है, जो कि इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता। और कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट हो सकते हैं, क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, गोल्ड साल्ट्स, एप्स्टेन बार वायरस, ठीक है, उसके बाद आपकी हेपेटाइटिस वायरस, एचआईवी वायरस, पैरा वायरस, रेडिएशन था, ये सारे के सारी कॉजेज हैं जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, क्लोरमफेनिकोल, डॉक्टर साहब ये लिखी हुई है क्लोरमफेनिकोल, ये सारी की सारी अल्टीमेटली क्या कर रही है, ये आपके प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की को क्या कर रही है, उनकी क्वांटिटी को कम कर रही है, उसको रिड्यूस कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय करके रिड्यूस कर रही है, उसको हाइपोसेलुलैरिटी करवा रही है उसकी, ठीक है। और ऑटो इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये टी सेल ऑटो इम्यूनिटी होती है, टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी होती है, जो कि प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम यहाँ पर इसकी, अब एक ऐसा ये जो पेशेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसको ये प्रॉब्लम हो गई है, अगर हम ऐसे पेशेंट की बात करें कि ऐसा पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, पता चला कि ए प्लास्टिक एनीमिया में हो क्या रहा है, ए प्लास्टिक एनीमिया की मेन कॉज क्या है, ए प्लास्टिक एनीमिया में कौन सा सेल इफेक्ट हो रहा है, ये पता चल गया। अब अगर एक ऐसे पेशेंट की हम क्लिनिकल हिस्ट्री की बात करें, या हम देखें कि अगर एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो वो पेशेंट हमें कैसा नजर आएगा, वो पेशेंट हमें क्या जो है ना वो सिचुएशन दे रहा होगा, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। हम
बारी बारी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम आरबीसी इसके कम है, आरबीसी इसके जो है ना वो कम हुए हुए, आरबीसी के कम होने की वजह से ये पेशेंट हमारे पास पैलर के साथ आएगा, ये पेशेंट हमारे पास पैलर के साथ आएगा, लिथार्जिक कंडीशन में आएगा, ठीक है, और फैटीग्ड कंडीशन में आएगा, ठीक है, फैटीग्ड होगा, लिथार्जिक होगा, वीक होगा, ये सारे के सारे होंगे। अच्छा, और इसके डब्ल्यूबीसीज कम है, डब्ल्यूबीसीज कम है, प्रोन टू इन्फेक्शंस होगा, ये वाला पेशेंट प्रोन टू इन्फेक्शंस होगा, इन्फेक्शन इस पेशेंट को जनाबे आला बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, प्रोन टू इन्फेक्शन होगा, ठीक है। किसी भी किस्म की जो भी इन्फेक्शन है या इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो बड़ी कॉमनली इस पेशेंट को हो रही होंगी, और प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से, प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से कैसे ये प्रेजेंट करेगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ, ब्रूजिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ, पिटिकियाए बने हुए होंगे, छोटी छोटी माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग्स हो रही होंगी इस पेशेंट में, ठीक है। तो छोटी सी भी चोट लगेगी तो इसको ब्लीडिंग होगी और वो रुकेगी नहीं, तो ब्लीडिंग के साथ, गम्स ब्लीडिंग्स के साथ, म्यूकोजल ब्लीडिंग्स के साथ, पिटेकियाए के साथ प्रेजेंट करेगा। ये सारी की सारी चीजें इस पेशेंट में आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या ये था, क्या प्रोन टू इन्फेक्शन वाला फैक्टर था? नहीं। क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ब्लीडिंग वाला फैक्टर था? नहीं, ठीक है, उसमें ना ब्लीडिंग वाला फैक्टर था, ना उसमें प्रोन टू इन्फेक्शन वाला फैक्टर था। और मुझे एक बात बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या आरबीसी काउंट कम था? क्या आरबीसी काउंट कम था या हीमोग्लोबिन कम थी? आरबीसी तो ठीक बन रहे थे ना, कम क्या चीज थी? हीमोग्लोबिन कम थी। इसमें हीमोग्लोबिन कम आरबीसी के कम होने की वजह से है। इस डिजीज में हीमोग्लोबिन कम आरबीसी के कम होने की वजह से है। उस डिजीज में हीमोग्लोबिन कम बन रही थी लेकिन आरबीसी नॉर्मल थे, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड है ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। क्लियर? ये बात क्लियर हुई है? ये बात वाइवे का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोफेसर आपको फंसाने के लिए पूछते हैं। वो कहते हैं बेटा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या कम? अच्छा, हम फौरी तौर पे ये समझते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हुआ होगा? आरबीसी कम हुए होंगे। हम कहते हैं सर वो आरबीसी कम है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है। नहीं, आरबीसी आर ओके इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइनेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम कंपोनेंट नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द लाइनेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आरबीसीज नहीं बन रहे, और जब आरबीसीज डिक्रीज है तो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम है और उसकी हीमोग्लोबिन कम है। तो ये चीज डॉक्टर साहबान अपने जेहन में बिठा लें, ये आपके वाइवा में आपको फंसाया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी ठीक है। आपके प्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन भी कम है, लेकिन कम क्यों है? आरबीसी के कम होने की वजह से। डॉक्टर साहब लेथार्जिक क्यों होता है? डिक्रीज आरबीसी को नहीं, मैंने कल बड़ी डिटेल में समझाई ये बात कि वीक और लेथार्जिक क्यों होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात आपको क्लियर हुई? आरबीसीज कम हो गए, डब्ल्यूबीसीज कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, पेशेंट प्रोन टू इन्फेक्शन है, पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ आएगा, पिटिकियाई के साथ आएगा, हेमरेजेस के साथ आएगा, रेटिनल हेमरेजेस के साथ आएगा, एपिस्टैक्सिस के साथ आएगा, पेलर, फटीग, लेथार्ज, फटीग, इसके थ्रू आएगा। ये सारी की सारी चीजें आप सबके सामने होगी। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, पेशेंट की जर्नल लुक कैसी होगी? क्या जर्नल लुक एक्टिव नजर आएगी? नहीं, पैथेटिक, मिजरेबल लुक के साथ आएगा, पैथेटिक लुक के साथ, मिजरेबल लुक के साथ आएगा। ठीक है, मिजरेबल लुक के साथ आएगा। हाँ जी, आयरन डेफिशिएंसी से सेल माइक्रोसिटिक हुआ ना डॉक्टर साहब, लेकिन सेल की क्वांटिटी पे कोई असर पड़ा? आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ आरबीसीज। क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज का नंबर कम होता है? मुझे इस बात का जवाब दें। क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज का नंबर कम होता है? उसमें क्या होता है? उसमें आरबीसीज माइक्रोसिटिक हो जाते हैं, हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, उनकी आरडीडब्ल्यू रेशो कम हो जाती है, उनका एमसीएचसी कम हो जाता है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन द एप्लास्टिक एनीमिया देयर इज अ प्रॉब्लम इन क्वांटिटी. देयर इज अ प्रॉब्लम इन क्वांटिटी. क्लियर? ठीक है. अच्छा जी, एप्लास्टिक एनीमिया में आयरन का लेवल तो नॉर्मल है. आयरन का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है. अच्छा, तो ऐसा पेशेंट आपके पास कैसा आएगा? पैथेटिक लुक के साथ आएगा, मिजरेबल लुक के साथ आएगा. उसकी स्किन कैसी होगी? फ्रेश स्किन होगी? नहीं, फ्रेश नहीं होगी. ऐसे बूढ़ी बूढ़ी सी स्किन होगी और पेल स्किन के साथ. ठीक है. और क्या ये पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, वेरी गुड. पेपर थिन स्किन हम इसे कहते हैं. क्या ऐसे पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है? बिल्कुल. हाइपर वेंटिलेशन के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा. ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने आ रही होंगी. अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दें. इस पेशेंट को अगर हमने, ये पेशेंट आपके पास आ गया, आपने सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, आपने सबसे पहले उसकी क्या ली? हिस्ट्री ली. हिस्ट्री में आपने उससे, आपको पहली बात तो उसकी जनरल लुक से अंदाजा हो गया कि ये कैसा है. हिस्ट्री में आप क्वेश्चन क्या करेंगे? कौन से क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री में पूछने चाहिए उससे? हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या आपकी पहले ड्यूरेशन के बारे में आप उससे सवाल करें, ड्रग हिस्ट्री के बारे में आप उससे सवाल करें. आप सवाल करें कि क्या आपको कोई कैंसेरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैंसर वगैरह का इशू तो नहीं है, क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहीं ऐसी जगह पे काम तो नहीं करते जहां रेडिएशन बहुत ज्यादा हो, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, कोई आपको रिसेंटली कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, एब्स्टेन बार वायरस या इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ. हम ये सवाल करेंगे. हम उससे उसकी रेडिएशन हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, हम उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के बारे में हम उससे पूछेंगे, हम उसकी कैंसेरियस हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, हम उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, हम उसकी वायरल इन्फेक्शियस हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और हम ये भी पूछेंगे कि क्या कोई आपको ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, कोई आप कॉर्न डिजीज, कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी और ऑटो इम्यून डिजीज तो आपके साथ तो नहीं चल रही. मेरी बात को क्लियर समझ आ रही है कि हम उसकी हिस्ट्री में कौन से सवाल उससे कर सकते हैं? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में मतलब कि हमने उसकी क्या पूछी? हमने उसकी ड्रग हिस्ट्री पूछी, हमने उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछी, हमने उसकी जो है वायरल इन्फेक्शियस हिस्ट्री पूछी, हमने उसकी उसका जो ड्रग एक्सपोजर, हमने उसकी कोई न्यूप्लास्टिक हिस्ट्री पूछी, हमने उसका कैंसेरियस हिस्ट्री पूछी. ठीक है. हमने उसकी कोई ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पूछा कि उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है. ये सारी की सारी हम उससे सवाल जवाब करेंगे. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जाहिर सी बात है उसकी लुक आपको पेल नजर आएगी, मेजर. अब यहां पर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो आप क्या देखेंगे? आप उसके गम्स को चेक करें, आप उसके गम्स को चेक करें, आप उसको देखें कि उसको कोई म्यूक्यूसल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, आप उसकी उसको बरीज वगैरह तो नहीं है, उसके स्किन के ऊपर कोई पटेकियाए वगैरह तो नहीं बने हुए, स्किन के ऊपर कोई हेमरेजेस वगैरह तो नहीं बने हुए. आप उससे सवाल करेंगे कि भाई अगर आपको चोट लगे या आपका खून बहना शुरू हो तो वो जल्दी बंद हो जाता है या बहता रहता है? आप इस तरह के क्वेश्चन आप उससे करेंगे. ये सारी चीजें आपको किस तरफ लेकर जाएंगी, ये किस तरफ लेकर जा रही होगी? ये आपको लेकर जा रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है, वो 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है या 21 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो 45 साल से एक्सरे मशीन के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. एक्सरे मशीन के साथ एसोसिएटेड है, रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड है, या 45 साल हो गए वो यूरेनियम की कोई कॉन है उसके अंदर काम करता है. ठीक है. और वो आपके पास आया है बड़े मिजरेबल लुक के साथ, पैथेटिक लुक के साथ, वीक सिचुएशन के साथ, गिरा गिरा सा वो आपके पास आया है, और आपने उसको देखते ही सबसे पहले आपने उसको बिठाया, आपने उसको फौरी तौर पे आपने उसके ऊपर से लेके नीचे तक देखा, आपके ज़हन में आके यार ये बड़ा पैथेटिक है, बड़ा गिरा गिरा सा, मे भी इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, इसको ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, देखते हैं इसको क्या है. अब आप सवाल कैसे करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आपको कैसा पता चलेगा? आप उसकी डाइट हिस्ट्री लेंगे, आप उसके खाने पीने के बारे में पूछेंगे, आप उसकी रहन सहन के बारे में पूछेंगे, आप उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछेंगे, और ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए आपको उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, कोई आपकी वायरल, आप उससे पूछते हैं कि जी आप करते क्या है? वो कहता है सर मैं एक यूरेनियम की कान है, यूरेनियम का वहां पर काम होता है, एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे काम कर रहा हूँ, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए. फौरी तौर पर आपको खुटक गई कि ये ए प्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट हो सकता है. लेकिन उसको फर्दर इवेलुएट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने भी लैब नहीं कराई,
आपने अभी सीबीसी नहीं कराया, आप सीबीसी के तीनों एंड चेक करेंगे। आप आरबीसी को कैसे चेक करेंगे? आरबीसी को चेक आपने पैलर से कर लिया, उसकी वीकनेस से कर लिया, उसके फटीग से कर लिया, उसकी जो मिजरेबल लुक है इस तरह उससे आपने कर लिया, उसकी या वो तेजी से सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, उससे आपने कर लिया। आपने दूसरा जो कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट चेक किया, वो कैसे? आपने उससे पूछा आपको कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस तो नहीं होते, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस तो नहीं है आपकी बार बार। और तीसरा कंपोनेंट आपने प्लेटलेट का कैसे चेक किया, फीवर तो नहीं रहता आपको, ठीक है, ये पूछे। प्लेटलेट का फंक्शन आपने कैसे चेक किया? आपने ब्लीडिंग देखी कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी जगह पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पटैकियाए ब्रूज तो नहीं बने हुए, गम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये चीजें आपने उसको देखी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखा, ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो ये आपने इवेलुएट कैसे किया? आपने कोई लैब करवाई है? आपने कोई लैब करवाई है? नहीं, आपने इवेलुएट किया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपकी इवेलुएशन होगी। अब इसको आप इसके ऊपर ठप्पा लगाने के लिए आप पहला बेसिक टेस्ट करवाएंगे जो आपके लिए इनफ होगा, दैट इज योर सीबीसी। इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट आप करवाएं, सीबीसी करवाएं, उसमें आप इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाएं, डीएलसी करवाएं और आरबीसी जो इंडेक्सेस है वो करवाएं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें पेन साइटोपिनिया हुआ होगा, इसमें आरबीसी भी कम होंगे, इसमें डब्ल्यूबीसी भी कम होंगे, इसमें प्लेटलेट्स भी कम होंगे, इसमें एम सारा कुछ कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसको पेन साइटोपिनिया है, इसको प्लास्टिक एनीमिया है, लेकिन उसकी सिचुएशन, रियल सिचुएशन को देखने के लिए, रियल सिचुएशन को देखने के लिए कि इस वक्त बोन मैरो की क्या सिचुएशन है, बोन मैरो की क्या सिचुएशन है, उसके लिए हम क्या करवाएंगे? बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी से हमें क्या पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि इस वक्त सेलुलर लेवल पे क्या कंडीशन है, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स और जो बोन मैरो का सेल्स है उसकी हाइपोसेलुलैरिटी किस हद तक हो चुकी है। सारा का सारा बोन मैरो तो नहीं खत्म हो गया, सारे के सारे सेल तो नहीं खत्म हो गए, उसके मुताबिक वहां पर फाइब्रोसिस तो नहीं स्टार्ट होगी, वहां पर प्रॉपर तरीके के साथ हम उसको चेक करेंगे कि यहां पर इसकी जो डेफिनेटिव हम उसका ट्रीट डायग्नोसिस उसकी चेक करने के लिए हम क्या करवाएंगे? बोन मैरो बायोप्सी। अच्छा, अब डॉक्टर साहबान यहां पर एक सवाल का मुझे आपने जवाब देना है, और मुझे लगता है कि आप लोग माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन हैं कि मुझे उस सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे उस सवाल का जवाब। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या इस ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या आरबीसीज के वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? वॉल्यूम कम ज्यादा होगा? नो, कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्मोसिटिक, हमने पहले बात की है, सेल कैसे है? नॉर्मोसिटिक। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, रेटिकुलोसाइट काउंट कैसा होगा? रेटिकुलोसाइट काउंट हमने पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसा था? नॉर्मल या इंक्रीज्ड? इसमें कैसा होगा? इसमें भाईजान ऑलवेज डिक्रीज्ड। क्यों? प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही नहीं है। ब्रेन जितना मर्जी पीटता रहे कि भाई आरबीसी बनाओ, आरबीसी बनाओ, आरबीसी बनाओ, जब पीपीएच ही नहीं है, जब प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही मौजूद नहीं है, तो रेटिकुलोसाइट कैसे बनेगा? मेरी बात क्लियर हुई? ये बात मेरी क्लियर हुई? अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी कि आपको पहला लेक्चर जो मैंने लाइनेज का दिया था वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ब्लड क्यों नहीं समझ आता? हम ब्लड में हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लाइनेज का ही पता नहीं होता। हम कंफर्म बस रट्टा लगाई जाते हैं, इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, एट द एंड सारा कुछ मिक्स हुआ होता है। मिक्स नहीं होने देना, आपको टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी, अब जरा देखें, आप जरा देखें कि अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। देखें, मैं कहता हूं इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम नहीं पढ़ते, हम खुद सोचते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। जरा खुद सोचें। देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए स्पोर्टिव ट्रीटमेंट से। हमें स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हम उसको, ऐसे पेशेंट को, ए प्लास्टिक एनीमिया का जो पेशेंट है, हम उसको इन्फेक्शन से बचाएं, ठीक है?
हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, उसके फीवर को कंट्रोल करें, हम उसको रेडिएशन वाली जगह से उसको अवॉइड करवाएं, हम उसको किसी ट्रॉमा से, किसी चोट से अवॉइड करवाएं, हम उसको कहें कि ज्यादा वजनी चीजें आपने नहीं उठानी, कोई चोट लगने वाला काम जिसमें आपको चोट लग सके वो आपने नहीं करना। आप जो रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्जांपल आप यूरेनियम की जगह पे काम करते हैं तो आप उस काम को छोड़ दें, थोड़ी दिन के लिए आप छुट्टी ले लें, अवॉइड करें या रेडिएशन रिस्क। इस तरह हम उसको, सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। हम उसे सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे और उसका एक्सपोजर को रिमूव करेंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने दी, उसके एक्सपोजर को आपने रिमूव किया। अब अगर तो हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, हम उसको आरबीसी ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में बहुत कम है और इतना ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ, इतना ज्यादा अभी इसके जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ फॉर सीवियर प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हम लोग जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है ना वो उसके सिबलिंग से करते हैं, ट्रांसप्लांट को जो है ना वो हम करने की कोशिश करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में तो देखो ये आ गया कि हम उसका एक्सपोजर रिमूव कर दिया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दी, आरबीसी कम है तो आरबीसी लगा दिए, डब्ल्यू उसके प्लेटलेट्स कम हुए तो प्लेटलेट्स लगा दिए। अच्छा, अब एक पेशेंट है, आप उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो उसकी कर ही रहे हैं और हमने पढ़ा कि इसकी मेन कॉज क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। तो हम क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देंगे। लेकिन क्या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देने से काम और भी तो खराब हो जाएगा ना? अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, हम उसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स तो दे रहे हैं, हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो दे रहे हैं, हम उसको साइक्लोस्पोरिन्स दे रहे हैं, हम उसको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन ये तो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन भी हो गया, मोर प्रोन टू वायरल इन्फेक्शन भी हो गया। तो फिर हम साथ में आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं, साथ में हम इम्यूनिटी को इनहांस करने के लिए आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को हम फॉर द प्रोफाइलैक्टिकली हम एंटीबायोटिक्स भी देते रहते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि ये प्रोन टू इन्फेक्शन है, इनको इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो सकता है, तो फिर उसकी एहतियात भी उतनी है। देखिए, ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का और कोई तरीका नहीं है कि हम इम्यूनिटी को सप्रेस करें। हम ये नहीं कह सकते, नहीं नहीं आइसोलेशन नहीं करवाते बहना, ऐसा नहीं कि उसको कमरे में बंद करके कुंडी लगा देते, बस एहतियात करते हैं, ठीक है? देखिए, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने के लिए आपको अल्टीमेटली इम्यूनो सप्रेसेंट्स ही देने पड़ते हैं। या तो आप ट्रांसप्लांट कर दें या आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, डॉक्टर साहब प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दें, आप वो बोन मैरो ही चेंज कर दें सारा का सारा जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो देयर इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव कि आप उसकी आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करें, ठीक है? आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डब्ल्यूबीसी तो दे सकते हैं, प्लेटलेट्स दे सकते हैं, आरबीसी दे सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी आपको उसको जो है ना वो कम करने के लिए आपको फिर एट द एंड साइक्लोस्पोरिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटीसाइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो है वो आपको देने पड़ेंगे। एक और जो है ना वो आजकल मेथड यूज होता है, ड्रग यूज होती है, दैट इज प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक्टिवेटर। एक फैक्टर हम यूज करते हैं, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक्टिवेटर फैक्टर। वो भी ड्रग्स मार्केट में आई हुई हैं, वो ड्रग्स भी हम यूज करते हैं, उससे भी प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की जो प्रोलिफरेशन है वो बेटर होती है, ठीक है? नहीं नहीं, दो डॉक्टर साहब इसमें नहीं यूज करते, वो थैलेसीमिया में ज्यादा यूज करते हैं। ये बात क्लियर हुई है? ये बात क्लियर हुई है? प्लास्टिक एनीमिया में लैब्स क्या होंगी, पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होगा, पेशेंट की हमने हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें देखनी है, उसकी लैब्स हम कैसे करवाएंगे, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे। क्लियर है? ठीक है जी। डॉक्टर साहब, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल फैक्टर हम देते हैं, इट इज एक्टिवेटर ऑफ प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये उसकी प्रोलिफरेशन को इनहांस करता है, ठीक है जी। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज बेस्ट। कि अगर आपने इस मसले को हल करना है तो फिर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाएं, ठीक है? कल जो हम लोग डिसाइड करेंगे, जो कल हम पढ़ेंगे वो एएलएल पढ़ेंगे, ताकि एएलएल और इसकी डिफरेंस आपको पता चल सके। एएलएल डॉक्टर साहब सीबीसी करवाएंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे,
बोन मैरो बायोप्सी सॉरी करवाएंगे। कल हम एएलएल पढ़ेंगे। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आज मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूं, जो कि आप लोगों ने करना है, वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपको पता है कि वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये आप लोगों ने आज आपका कोई छोटा टॉपिक सेकंड आपके साथ नहीं मैं शेयर कर रहे, आप लोगों ने वो देखना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप लोग बड़ी दफा पढ़ चुके हैं, छोटा सा टॉपिक है, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कल हम इंशाल्लाह ताला एएलएल पढ़ेंगे, ठीक है जी। पता नहीं समर वेकेशन सुन तो रहे हैं कि 1 जुलाई से शायद आप लोगों को कर दें।